बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा विथ आयुष में। और मैं आयुष आप सबों के लिए फिर से लेके आ गया हूँ आपका प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का नेक्स्ट वीडियो सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 63 से प्रैक्टिस सेट नंबर 67 के सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। तो साथ ही अगर इसके पीछे की प्रैक्टिस सेट्स को वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग ऊपर आई बटन से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ कि जैसा कि आप सबको पता होगा एनटीपीसी का आपका फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। और फर्स्ट फेज के एग्ज़ाम में देखेंगे तो जीके के पोर्शन में स्टैटिक जीके काफ़ी अहम योगदान रहा था। अगर देखेंगे आप लोग तो 60 to 70% क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से पूछे जा रहे हैं। और स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो सीरीज़ में कवर करवाए जा रहे हैं। तो आशा यही है कि अगर आप सबों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक बिना स्किप किए देखिए। देखिए होता क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपको बीच में दिखेंगे जिनका कि आपको आंसर पता है, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है जो मैं आप सबों के साथ शेयर करता हूं, तो उन सब चीज़ों को भी आपको ऐड करके चलना होता है जिससे कि आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाए तो आप जो है सो सही आंसर को पिक कर सके। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। साथ ही दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आप सबों की तरफ से एक छोटा सा प्यार मुझे भी मिल सके, काम के प्रति मैं भी थोड़ा सा जागरूक हो सकूं और आप सबों के से जो प्यार मिलेगा उससे जो है सो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यम परास का पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रेक्षाप्रास्त है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि कौन सा एक मध्यम परास का पृथ्वी से वायु में प्रहार करने वाला प्रेक्षाप्रास्त है। तो कौन सा हो जाएगा, तो आकाश। ठीक है, आकाश इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक हैं। बुक का क्या नाम है, तो बुक का आपका नाम है हमारी सांस्कृतिक धरोहर। तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक की बात करेंगे तो इसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर बात करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सबों को पता होगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और द्वितीय राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करेंगे तो यह भी आपके भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि कलारीपयट्टू किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कलारीपयट्टू। तो देखिए कलारीपयट्टू की जहाँ तक बात करेंगे तो कलारीपयट्टू जो है एक मार्शल आर्ट का शैली है जो कि आपका केरल से संबंधित है। ठीक है, कलारीपयट्टू की बात करेंगे तो कलारीपयट्टू जो कि मार्शल आर्ट है और किस राज्य से संबंधित है, यह आपका केरल से संबंधित है। एक टर्म आपका जनरली देखने को मिलता है जलीकट्टू। ठीक है, एक टर्म आपको देखने को मिलता है जलीकट्टू। तो देखिए जलीकट्टू जो है यह आपका सांडों को वश में करने का खेल है। ठीक है, जस्ट एज अ बुल फाइटिंग का जो गेम होता है स्पेन में, उसी टाइप का कुछ गेम होता है जिसमें आपको क्या है जलीकट्टू में कि सांडों को वश में करने का एक खेल है जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में प्रचलित खेल है। ठीक है, जलीकट्टू क्या है, तो एक सांडों को वश में करने का खेल है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। और कलारीपयट्टू की बात करेंगे तो यह आपका एक मार्शल आर्ट है। तो दोनों में थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन टाइप का आता है, एक टाइप का नाम है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होना है। कलारीपयट्टू की बात होगी तो एक मार्शल आर्ट है जो कि आपके केरल में मनाया जाता है, किया जाता है सॉरी। और जलीकट्टू की बात करेंगे तो जलीकट्टू आपका एक सांडों को वश में करने का खेल है जो कि आपको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। किसकी बात हो रही है, तो विश्व पर्यटन संगठन। तो देखिए विश्व पर्यटन संगठन के मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय हो जाएगा स्पेन में। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय हो जाएगा स्पेन में। साथ ही जो भी ऑप्शन है उसके एक बार कैपिटल देख लेते हैं। तो अगर कनाडा की कैपिटल की बात करेंगे तो कनाडा का कैपिटल आपका हो जाएगा ओटावा। ठीक है, कनाडा का कैपिटल हो जाएगा ओटावा। स्पेन की कैपिटल की बात करेंगे तो स्पेन का कैपिटल हो जाएगा आपका मैड्रिड। ठीक है, स्पेन का कैपिटल आपका हो जाएगा मैड्रिड। स्विट्जरलैंड के कैपिटल की बात करेंगे तो इसका कैपिटल हो जाएगा बर्न। रोम के कैपिटल की बात करेंगे तो रोम का कैपिटल आपका हो जाएगा इटली।
ठीक है, रोम का कैपिटल हो जाए इटली। देखिए फर्स्ट फेज में देखेंगे तो ज़्यादा आपका कंट्री कैपिटल पूछा नहीं गया है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आगे के शिफ्ट में आपका कंट्री कैपिटल पूछा जाए। तो जो भी कंट्री है उसके कैपिटल को, करेंसी के आप लोग जरूर देखते रहिएगा। इन सभी कुछ कुछ कॉमन चीज़ हैं, कुछ कुछ कॉमन टर्म है, तो जिसको आप लोग क्या कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा और वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते भी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत तिब्बत सड़क द्वारा भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारत का कौन सा भाग देश की सीमा से जुड़ा हुआ है, तो वह आपका भाग हो जाएगा शिमला। ठीक है, भारत तिब्बत सड़क सीमा का जो क्षेत्र है वह आपका शिमला के पास से ही जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही दोस्तों देख लेते हैं कि कल के कमेंट बॉक्स में, पीछे के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आपको पूछा गया था कि विश्व गोरैया दिवस, ठीक है, विश्व गोरैया दिवस जो है सो आपका कब मनाया जाता है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका कि विश्व गोरैया दिवस जो है आपका 20 मार्च को, ठीक है, विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और दो लोगों ने जो है सो इस प्रश्न का जवाब दिया, पहले हैं अनूप बघेल जी और दूसरे हैं वैभव जी। तो अनूप बघेल जी की बात करेंगे तो उनका जो है सो आपका आंसर सही था। वैभव जी का या तो टाइप करने में प्रॉब्लम हो गया हो या फिर जो भी हो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, उन्होंने आंसर में जो है सो आपका 10 मार्च कर दिया है। तो दोनों आदमी को बहुत बहुत बधाई है और आप लोग जो है निरंतर प्रयास करते रहें और चैनल पे आप लोग अपना प्यार निरंतर इसी तरह बनाए रखें। आइए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको कुछ उपनाम दिखेंगे और संबंधित व्यक्ति हैं। तो आइए देख लेते हैं। अगर गुजरात के जनक की बात करेंगे तो गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है, यह आपको सही है। दूसरा हरियाणा हरिकेन की बात करेंगे तो हरियाणा हरिकेन पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव का उपनाम है। बाबूजी की बात करेंगे तो बाबूजी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो देखिए यही जो है सो आपका प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बाबूजी की बात करेंगे तो बाबूजी जो है सो आपका पुरुषोत्तम दास टंडन को नहीं, ठीक है, बाबूजी आपको कहा जाता था जगजीवन राम को, जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था, जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता था। साथ ही अगर पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करेंगे तो पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री बोलते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री के उपनाम से जाना जाता था। और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सुपर कैट। तो सुपर कैट किसको बोलते हैं, क्लाइव लॉर्ड को, ठीक है, क्लाइव लॉर्ड को सुपर कैट बोलते हैं। तो प्रश्न से अगर देखेंगे तो प्रश्न से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। बाबूजी जगजीवन राम को बोला जाता है और पुरुषोत्तम दास टंडन का आपका उपनाम क्या हो जाएगा, राजश्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समाविष्ट है। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे आपका पशुधन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आपका पशुधन की समाविष्टि है, तो वह देश हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, भारत जो है सो आपका पशुओं का देश भी बोला जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपका जो है सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपका पशु भी है। तो पशुधन समिष्ट सबसे ज़्यादा किस देश में है, तो भारत में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 की स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया, ठीक है। तो काला पानी के उपनाम से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को बोलते हैं, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता है। और प्रसिद्ध सेलुलर जेल की बात करेंगे तो प्रसिद्ध सेलुलर जेल भी आपका काला पानी में था, ठीक है, काला पानी की सजा उसी को बोलते थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आपका जो है सो प्रसिद्ध सेलुलर जेल हुआ करता था। साथ ही अगर कैपिटल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप समूह की कैपिटल की बात करेंगे तो लक्षद्वीप का कैपिटल आपका हो जाएगा कवारती, ठीक है, क्या हो जाएगा, कवारती इसका कैपिटल हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल हो जाएगा। दीव की बात करेंगे तो देखिए पहले आपका 2 यूनियन टेरिटरी था, जैसे एक था आपका दादरा नगर हवेली, फिर था दमन एंड द्वीप, तो उसका कैपिटल आपका होता था। लेकिन अभी क्या हो गया कि दोनों को आपको मर्ज कर दिया गया, जैसे दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली जो कि 2 यूनियन टेरिटरी थी, अब उसको एक कर दिया गया है और उसका कैपिटल जो है सो उसका कैपिटल आपको बनाया गया दमन को, ठीक है, उसका कैपिटल क्या है, दमन है। दादरा नगर हवेली एंड दमन द्वीप का कैपिटल हो जाएगा आपका दमन। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काला पानी भारतीय क्षेत्र कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में।
नेक्स्ट है आपको 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात होगी और जनसंख्या घनत्व अधिकतम, तो जाहिर सी बात है आपका दिल्ली इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब होता है कि कम जगह, ठीक है, कम जगह और उसमें ज़्यादा लोग, कम जगह और ज़्यादा लोग, तो क्या हो गया, ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या घनत्व होगी। और तो उस लिहाजे से देखेंगे तो दिल्ली जो है सो आपका कैपिटल सिटी भी है इंडिया का और आपका यूनियन टेरिटरी भी है और कम जगह है, ज़्यादा लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होगा ही होगा। तो प्रश्न से राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि ओलंपिक मशाल को सर्वप्रथम कब प्रज्वलित किया गया था। तो देखिए ओलंपिक में मशाल जलाने की जो प्रथा है यह आपका शुरू किया गया था 1928 से। तो सर्वप्रथम जो है सो प्रज्वलित किया गया था 1928 में, ठीक है, कब, 1928 के ओलंपिक में। और यह ओलंपिक जो है सो आपका हुआ था कहाँ पे, तो एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम में, जो कि आपका नीदरलैंड में है, ठीक है, कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। तो पहली बार जो है सो आपका ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रथा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से शुरुआत हुई थी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथ ही देख लीजिए नीदरलैंड का आपका पुराना नाम हॉलैंड था, सभी लोग को पता ही होगा, नहीं पता है तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन से हैं जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए नेल्सन मंडेला इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, 11th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा, जो कि कौन है, भारतीय नहीं है और इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगर यही प्रश्न थोड़ा दूसरे टाइप से पूछा जाए कि प्रथम गैर भारतीय कौन है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो उस प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिनको सीमांत गांधी के भी नाम से जानते थे और वह पाकिस्तान से थे और पहले गैर भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला की बात करेंगे तो यह आपके साउथ अफ्रीका के आपके पूर्व जो है सो आपके राष्ट्रपति थे और काफ़ी ज़्यादा इनका जो है सो संघर्ष रहा था साउथ अफ्रीका में जो है सो आपका नस्लीय भेदभाव को लेके। तो इनको जो है सो आपका भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को, ठीक है, नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया भारत रत्न से 1990 में। भारत रत्न की बात करेंगे तो 1954 में आपका शुरू हुआ था भारत रत्न। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों पीडीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आ रहा है, तो उससे आपका एक चीज़ मैंने पीछे भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ कि जिन भी भाई को पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहें तो टेलीग्राम पे शिक्षा विद आयुष आप लिख के आपका अपना चैनल ऊपर में दिखेगा, उसको ज्वाइन करके आप लोग डेली वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही वहाँ पे आपका बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वगैरह भी डाले जाते हैं, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 12 है। देख लेते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो यह प्रश्न जो है सो आपका अप्रॉक्सीमेटली को सेट नंबर 20-25 के आसपास में आपका आया था, मतलब कि 5-6-7 वीडियो पहले भी यह प्रश्न आया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सो किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे तो यह आपका मेधा पाटकर के नेतृत्व में, ठीक है, मेधा पाटेकर के नेतृत्व में जो है सो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और कब इसकी शुरुआत हुआ था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सो 1985 में जो है सो इसकी स्थापना की गई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको नर्मदा घाटी और साथ में नर्मदा नदी के बचाव को लेकर जो है यह आंदोलन आपका चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है अमृता शेरगिल और यही जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो 13th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए अमृता शेरगिल हो जाएंगी। कौन, तो प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार हो जाएंगी, क्या नाम है, अमृता शेरगिल। साथ ही अगर देख लेंगे एन राजम के बारे में, तो एन राजम जो हो जाएंगे यह आपके वायलिन वादक हैं, ठीक है, कौन है, वायलिन वादक हो जाएंगे, वायलिन वादक एन राजम। और अगर बात करेंगे यू श्रीनिवास की, तो यू श्रीनिवास जो है सो आपके मैंडोलिन प्लेयर हो जाएंगे, ठीक है, यह आपके मैंडोलिन बजाते हैं, मैंडोलिन प्लेयर हो जाएंगे यू श्रीनिवास। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि अफ्रीका में किम्बरेले खान किसके लिए प्रसिद्ध है।
ठीक है, किस चीज़ के लिए है? तो अफ्रीका में जो आपका किम्ब्रेले खान है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपका प्रसिद्ध है हीरे के लिए। ठीक है, हीरे की खान के लिए। तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, क्या नाम है? तो अफ्रीका का किम्ब्रेले खान। तो प्रश्न से अगर देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा एक कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला है आपका कि सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ठीक है, वीटो की शक्ति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह कथन है आपका कि सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो रोक सकता है। तो प्रश्न से यह आंसर आपका सही होगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि सर सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? तो देखिए, देख लेते हैं। पहला है आपका कि उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह जो है सो आपका सही है। ठीक है, भारत रत्न की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी 1954 में, उसी वर्ष जो है सो 3 व्यक्तियों को, सर सीवी रमन को, उसके बाद आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को और सर पल्ली राधाकृष्णन को, 3 व्यक्तियों को जो है सो आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रथम भारत रत्न कह सकते हैं। तो यह कथन तो आपका सही है। दूसरा है कि उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। तो यह भी सही है कि सीवी रमन साहब को जो है सो 1930 में आपका नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो उसके बाद आगे है उस कथन है कि उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। तो देखिए, यह जो ऑप्शन है यह भी आपका सही है कि 1888 में तमिलनाडु में सर सीवी रमन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आप क्या कि 1987 में नाइट की उपाधि दी गई थी। तो देखिए, देखेंगे तो यही आपका राइट आंसर होगा। 16 के लिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उनको जो है सो आपका 1930 में ही, ठीक है, 1930 में ही नाइट बैचलर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, नाइट बैचलर की उपाधि जो है सो आपका उनको 1930 में दी गई थी, ना कि 1987 में। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि घूमर डैश का लोकप्रिय नृत्य है। तो कई बार पूछा भी जाता है आपका। तो घूमर की बात करेंगे। एक और लोक नृत्य याद रखिएगा, सुईसीनी। ठीक है, तो घूमर हो, सुईसीनी हो, ये सभी जो है सो आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ठीक है, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। पंजाब के बारे में 2 चीज़ याद जरूर रखना है, भांगड़ा और गिद्धा। ठीक है, भांगड़ा और गिद्धा पंजाब से होगा। राजस्थान से आपका घूमर है, सुईसीनी है। तो इन 2 नाम को जरूर याद रखिएगा। तो कहाँ से हो जाएगा? राजस्थान से। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा कौन सा है? तो देखिए, शतरंज के खेल में सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा रानी। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली मोहरा हो जाएगा रानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि तमिलनाडु और श्रीलंका में समानतः बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो देखिए, तमिलनाडु की बात करें या फिर श्रीलंका की, तो दोनों में जो है आपका कॉमन जो है सो तमिल लैंग्वेज बोला जाता है। क्योंकि अगर श्रीलंका की बात करें, अगर श्रीलंका की आप लोग बात करेंगे तो देख लीजिए, श्रीलंका जो है आपका एकदम ये आपका नीचे से पेनिसुलर इंडिया वाला क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है सो आपका कुछ इस टाइप से श्रीलंका है। तो श्रीलंका जो है सो आपका, और ये देखेंगे तो आप तमिलनाडु का क्षेत्र है, इधर से आपका केरला पड़ता है। तो यहाँ जो देखेंगे तो यहाँ से आपका ये कुछ कनेक्टेड है, रामेश्वरम द्वीप से लेके फिर बीच में आपका पाक जलडमरू मठ से दोनों अलग होते हैं। तो देखेंगे तो आपका काफ़ी नज़दीक है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका में जो है सो मूलतः तमिल भाषा बोली जाती है, और दोनों में अगर एक तरह से देखेंगे तो वहाँ के दोनों जगह के लोग भी जो है सो आपको सेम टाइप के ही होते हैं। तो तमिलनाडु और श्रीलंका में समानता जो है सो आपकी तमिल भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, दोनों जगह का कॉमन लैंग्वेज की बात करेंगे तो तमिल दोनों जगह कॉमन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से जुड़ा है? तो देखिए, खेल जो है स्पोर्ट्स, वही आपका खेलो इंडिया कार्यक्रम के साथ जुड़ा है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 64 देखते हैं, और 64 नंबर प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अंधा युग के लेखक कौन है? ठीक है, क्या है? अंधा युग। तो देखिए, अंधा युग के लेखक की बात करेंगे तो अंधा युग के लेखक हो जाएंगे धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर भारती हो जाएंगे अंधा युग के लेखक, और प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि इकेबाना किसकी जापानी रूप है? देखिए, यह क्वेश्चन जो है सो आपका रेलवे का ही पूछा गया क्वेश्चन है, और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। तो देखिए, इकेबाना जो है आपका एक फूलों के सजाने की कला को इकेबाना कला कहा जाता है, जो कि मूल रूप से जापानी कला है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया कि इकेबाना किसकी जापानी रूप है? तो यह आपका फूलों की सजावट का, ठीक है, फूलों की सजावट का रूप है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इकेबाना किसकी जापानी रूप है? तो फूलों की सजावट की,
फूलों की सजावट की, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फूलों की सजावट इकेवेना कला किस देश में विकसित हुई, तो जापान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस की बात करेंगे तो देखिए विश्व दृष्टि दिवस जो है यह आपका 10 अक्टूबर को, ठीक है, विश्व दृष्टि दिवस आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करेंगे 8 अक्टूबर के बारे में तो 8 अक्टूबर को जो है आपका इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना दिवस, भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। और अगर 11 अक्टूबर की बात करेंगे तो 11 अक्टूबर को जो है सो आपका अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। और प्रश्न से देखेंगे विश्व दृष्टि दिवस, तो विश्व दृष्टि दिवस आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो प्रश्न से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि पहली महिला शांति सेना भारत द्वारा किस देश भेजी गई थी। तो देखिए पहली महिला शांति सेना जो है यह आपका लाइबेरिया में, ठीक है, कहाँ भेजा गया था, तो लाइबेरिया में आपका यूनाइटेड नेशन मिशन था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत जो है सो आपका पहला देश भारत था जिन्होंने जो है सो महिला की एक सैन्य टुकड़ी को जो है लाइबेरिया में भेजा था। तो प्रश्न से राइट आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि बिना गढ़ के एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता नगर कौन सा है। तो देखिए बिना गढ़ का जो है सिंधु घाटी नगर होगा या सभ्यता जो है वह आपका हो जाएगा चनहूदरो, ठीक है, कौन हो जाएगा, चनहूदरो जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो 5th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ आपके यूनाइटेड नेशन के कुछ नहीं, यूनाइटेड नेशन के सारे संगठन नहीं है, बाकी अलग अलग संगठन है। तो एक तरफ आपके कुछ संगठन है, दूसरे तरफ मुख्यालय है, तो इनका मिलान करना है। तो ये देख लेते हैं। पहला आपका यूनिसेफ, तो यूनिसेफ की बात करेंगे तो यूनिसेफ का आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। दूसरा है IFAD की बात करेंगे तो IFAD का हेडक्वार्टर हो जाएगा रोम में। CTBT का बात करेंगे तो वियना में हो जाएगा। और EU का बात करेंगे तो ब्रुसल्स में हो जाएगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 6th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आइए देख लेते हैं। अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे यूनिसेफ का तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। दूसरा अगर ऑप्शन की बात करेंगे IFAD की तो IFAD का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, क्या फुल फॉर्म हो जाता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। अगर तीसरा CTBT की बात करेंगे तो CTBT का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और EU की बात करेंगे तो EU का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो सबका आपका एक बार फिर से देख लीजिए। मुख्यालय यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में, IFAD का रोम में, CTBT वियना में और EU का ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं। पहला कथन है आपका कि छत्तीसगढ़ के जोगीमारा नामक स्थान से 7 भित्ति चित्रों के बुझे हुए अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यह आपका ऑप्शन सही है। दूसरा आपका कि भारतीय भित्ति चित्रों के इतिहास में जोगीमारा की गुफाओं के बाद अजंता के चित्रों का नाम आता है। तो यह भी कथन सही है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि वर्ष 2011 की अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है। तो देखिए विश्व की कुल जनसंख्या का जो है सो 17.5% लोग, ठीक है, विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% लोग जो है सो भारत में रहते हैं। और इसी के साथ जो है भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कंट्री किस चीज़ में देखेंगे तो जनसंख्या के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे जो है सो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। और विश्व के साथ साथ एशिया की भी दूसरी है, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री विश्व की चाइना है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। और भारत जो है सो पॉपुलेशन में सेकेंड है और एरिया में बात करेंगे तो 7th हो जाएगा। तो विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% आबादी जो है सो भारत में है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। तो देखिए पहला देख लेते हैं, आपका है ब्रुनई दारुसलम, तो यह आपका ये आसियान का सदस्य है। ईस्ट तिमोर की बात करेंगे तो यही आपका इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। ईस्ट तिमोर जो है वह आपका एशियान का सदस्य नहीं है। बाकी अगर देखेंगे तो लाओस है वह भी सदस्य है, म्यांमार भी सदस्य है। अगर एशियान के बारे में देखेंगे तो एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका जकार्ता में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जकार्ता में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो कुछ आपके स्टेडियम दिख रहे हैं और संबंधित जो है सो स्थान दिख रहे हैं। तो पहला अगर ईडन गार्डन की बात करेंगे तो ईडन गार्डन आपका कोलकाता में है, यह सही है। दूसरा वानखेड़े स्टेडियम की बात करेंगे तो यह आपका मुंबई में है, यह भी सही है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम की बात करेंगे तो देखिए चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका चेन्नई में नहीं है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका बेंगलुरु में हो जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम। ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हो जाएगा। और ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करेंगे तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में है। तो फिर से देख लीजिए, ईडन गार्डन कोलकाता में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। साथ ही आपका एक स्टेडियम जरूर याद रखिएगा जिसका नाम था पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि दिल्ली में आपका स्टेडियम था, जिसका कि अब नया और परिवर्तित नाम हो गया अरुण जेटली स्टेडियम। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो कौन सा वैसा देश हो जाएगा, तो देखिए वह देश हो जाएगा आपका श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका वैसा देश था जो कि विश्व में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री जिस देश से हुई थी। और उस प्रधानमंत्री का क्या नाम हो जाएगा, तो प्रधानमंत्री का नाम हो जाएगा श्रीमती श्रीमाबो भंडारनाइके। ठीक है, श्रीमती श्रीमाबो भंडारनाइके इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो 11th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता था। तो कुछ ऑप्शन से देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर को आपका 1913 में दिया गया था नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए। उसके बाद देखेंगे रुडयार्ड कपलिंग की, तो रुडयार्ड कपलिंग की बात करेंगे तो रुडयार्ड कपलिंग को आपको 1907 में, ठीक है, रुडयार्ड कपलिंग को 1907 में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन की बात करेंगे तो 1930 में दिया गया था और अमर्त्य सेन को 1998 में। तो इस लिहाजे से देखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा रुडयार्ड कपलिंग। ठीक है, रुडयार्ड कपलिंग जो है सो निम्न में से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि सबों से पहले आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रुडयार्ड कपलिंग को जो है सो आपका साहित्य में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब, तो 1907 में। देखेंगे तो यह मूल रूप से ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इनका जन्म जो है सो ब्रिटिश इंडिया में ही हुआ था, रुडयार्ड कपलिंग की। और साथ ही आपका बाकी देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल पुरस्कार जीते, सीवी रमन 1923 में, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था आपका 1998 में। और रुडयार्ड कपलिंग की बात करेंगे तो 1907 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि नीति इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी। ठीक है, अमेरिका की कैपिटल सिटी वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय हो जाएगा। किसका, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि निधि या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का। ठीक है, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो आइए पढ़ते हैं। पहला कथन आपका कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया, तो यह आपका प्रश्न और कथन जो है सही है। दूसरा है कि राष्ट्र प्रेम व आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाला यह गीत बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया। कई बार यह प्रश्न भी आता है, यह भी सही है। तीसरा है कि इस गीत की रचना 1870 के दशक में हुई थी, तो यह भी आपका सही है। तो देखेंगे तो राइट आंसर होगा 14th के लिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऊपर निम्न कथन जो है सो सबों के सभी सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जल मार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया की लंबाई कितनी है। तो एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा कि आपका जो जल मार्ग संख्या 1 है कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी आपके 1620 किलोमीटर। ठीक है, पहला जल मार्ग संख्या 1 जो है उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 1620 किलोमीटर। प्रश्न से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत के 71वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो देखिए मुख्य अतिथि हो जाएंगे उस समय ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ठीक है। और यह प्रश्न आपका पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि थोड़ा सा पुराना प्रश्न हो चुका है यह। वैसे देख लीजिए ब्राज़ील के राष्ट्रपति 71वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि थे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, ठीक है। तो कौन सी जो हो जाएगी सो लोक नृत्य शैली नहीं हो जाएगी। तो देखिए पहला है आपका राउत नाचा। तो देखिए राउत नाचा की बात करेंगे तो यह आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है। राउत नाचा जो है यह आपका छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य शैली है। अगर छाऊ की बात करेंगे तो छाऊ आपका ज़्यादातर देखेंगे तो झारखंड में, ठीक है। छाऊ की बात करेंगे तो यह आपका झारखंड में साथ साथ और ओडिशा में भी, ठीक है। ओडिशा का भी यह आपका लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो कुचिपुड़ी आपका लोक नृत्य नहीं है, यह आपका एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। यह आपका लोक नृत्य नहीं है, यह आपका शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और कालबेलिया की बात करेंगे तो यह आपके राजस्थान के बात करेंगे तो ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। तो कालबेलिया राजस्थान के ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। राउत नाचा की बात करेंगे तो राउत नाचा आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छऊ की बात करेंगे तो छऊ जो है आपका झारखंड या ओडिशा में यह लोक नृत्य शैली प्रचलित है। और साथ ही प्रश्न से जो है सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 17 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कुचिपुड़ी क्या है, यह आपका लोक नृत्य शैली नहीं है, यह आपका जो है सो शास्त्रीय नृत्य शैली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को किस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, और इनके जन्म दिवस को जो है सो हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब, तो 29 अगस्त को, ठीक है। 29 अगस्त को इनकी जन्म दिवस है और उस दिन को जो है सो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है। तो देखिए कुरुक्षेत्र नामक युद्ध स्थल जो था या युद्ध क्षेत्र था वह आपका वर्तमान अंबाला शहर में जो है सो आसपास में स्थित है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि युजवेंद्र चहल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए युजवेंद्र चहल काफ़ी चर्चित नाम है, आपके क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ठीक है। स्पिनर बॉलर है युजवेंद्र चहल। तो युजवेंद्र चहल किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, तो क्रिकेट से। साथ ही दोस्तों यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 64 भी कंप्लीट होता है। आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 65 स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों रिक्वेस्ट वही रहेगा आप सबों से, वीडियो को जो है सो लाइक कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा आप सबों के लिए जो है सो मेहनत करना पड़ता है, तो उस मेहनत के बदले में आप लोग को करना बस इतना ही है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने इस दोस्त को, अपने इस भाई को जो है सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को बड़े करने में आप सभी जो है अपना योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर 65 का। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार यह प्रश्न पूछा भी गया है और काफ़ी पॉपुलर बुक भी है। तो देखिए इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक जो है इसके लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। कौन हो जाएंगे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बुक का क्या नाम है, तो इंडिया विंस फ्रीडम। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि चिकित्सक परामर्श देते हैं, ठीक है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि। तो देखिए चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि तेल में जो है सो असंतृप्त वसाएं होती है, ठीक है। तेल में क्या होती है, असंतृप्त वसाएं होती है, और जो कि आपके शरीर के लिए जो है काफ़ी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ हानिकारक है, ठीक है। तो क्या है, जो आपका तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय महिला हैं। तो देखिए ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म हो जाएगा। तो देखिए ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड जो है सो प्रमुख फिल्म कौन कौन सा हो जाएगा, तो मदर इंडिया की बात करेंगे तो यह भी आपका ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हुई थी। सलाम बॉम्बे की बात करेंगे यह भी हुआ था। लगान की बात करेंगे तो तीनों की तीनों फिल्म जो है सो ऑस्कर के लिए आपका नॉमिनेटेड हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। थर्ड के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। मदर इंडिया हो, सलाम बॉम्बे या लगान, कोई भी आपका दिया जाए तो सभी जो ये ऑस्कर के लिए नामित है। साथ ही देख लीजिए अभी करंट में भी कुछ मूवी है जो कि आपका ऑस्कर के लिए नामित है। एक जैसे आपका राजकुमार राव की मूवी आई थी न्यूटन, तो उसको भी नामित किया गया था। गली बॉय को भी नामित किया गया था। आपका एक मलयालम भाषा की फिल्म है जलीकट्टू, ठीक है।
तो जब मलयालम की है जलीकट्टू, उसको भी आपको नॉमिनेटेड किया गया था। हाल ही की मैं सारी बात बता रहा हूँ। उसके बाद एक आसामी भाषा की फिल्म थी आपका विलेज रॉक स्टार, तो उसको भी आपका नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए। तो इन सभी में से कोई भी ऑप्शन दिखे और प्रश्न इस टाइप का हो तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि जीव मिल्खा सिंह संबंधित हैं। तो देखिए जीव मिल्खा सिंह संबंधित है, पीछे भी क्वेश्चन था। जीव मिल्खा सिंह हो जाएंगे आपके गोल्फर हो जाएंगे, ठीक है, गोल्फ खिलाड़ी हैं। साथ में एक और नाम याद रखिएगा, ज्योति सिंह रंधावा, ठीक है, ज्योति सिंह रंधावा हो जाए, जीव मिल्खा सिंह हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, भारतीय गोल्फर हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन। तो देखिए इस दिन क्या था आपका कि 1928 में सीवी रमन ने वह खोज की थी जिसके बाद रमन प्रभाव कहा गया था, ठीक है। तो 1928 में जो है सो आपकी बड़ी सफलता मिली थी सीवी रमन जी को, और उन्हीं के जो है सो सम्मान में 28 फरवरी को जो है सो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उन्हीं के सम्मान में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि केरल और किस रूप में प्रसिद्ध है। तो केरल को आपका गुलाबी शहर तो बोलते नहीं, केरल को आपका बोला जाता है ईश्वर का अपना प्रदेश, ठीक है, ईश्वर का अपना प्रदेश या अपना देश बोला जाता है केरल को। साथ ही केरल को आपका मसाला प्रदेश या मसालों का बगीचा, स्पाइस गार्डन बोला जाता है, ठीक है। केरल के लिए यह भी आपका अन्य उपनाम है। तो यहाँ से देखेंगे तो केरल के लिए क्या हो जाएगा, ईश्वर का अपना देश। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका 6th के लिए ऑप्शन नंबर सी। साथ ही गुलाबी शहर पिंक सिटी आपको जयपुर को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि नेशनल डोप टेस्ट लैबोरेटरी, ठीक है, नेशनल डोप टेस्ट लैबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो देखिए नेशनल डोप टेस्ट लैबोरेटरी की बात करेंगे तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो 7th का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भविष्य में आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत, रूस, चाइना, ब्राजील को सामूहिक रूप से ब्रिक सर्वप्रथम किसने कहा था। तो सर्वप्रथम किसने ब्रिक शब्द दिया था या ब्रिक कहा था, तो जिम ओ'नील ने, ठीक है, जिम ओ'नील इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 8th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पहले यह आपका ब्रिक था, अब क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया है, BRICS। एस यहाँ पे साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, सी चाइना को रिप्रेजेंट करता है, आई इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, IR रसिया को रिप्रेजेंट करता है, और बी जो है सो आपका ब्राज़ील को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिक्स समूह है जो कि आपके भविष्य में जो है सो आर्थिक महाशक्ति जो है सो बनने के लिए आपका एक तरह का सामूहिक देश का गठबंधन है, ठीक है, जिसको ब्रिक्स देश भी बोलते हैं। कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि नेहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है किस राज्य में अवस्थित है। तो यह जो है सो आपका पश्चिम बंगाल, इसके लिए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेहाटी रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है किस राज्य में, तो वह आपका पश्चिम बंगाल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। 9th के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो देख लेते हैं, शास्त्रीय संगीत के रूप में प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके वी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल, ठीक है, वी कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल जो हो जाएंगे यह आपके शास्त्रीय संगीत वाचक के रूप में जो है सो प्रसिद्ध हैं। साथ ही अगर TN कृष्णन की बात करेंगे या फिर डॉक्टर N राजम की बात करेंगे तो दोनों जो है सो आपके वायलिन वादक हो जाएंगे, ठीक है, दोनों आपके वायलिन वादक हो जाएंगे। TN कृष्णन की बात करें या डॉक्टर N राजम की बात करेंगे, दोनों आपके वायलिन वादक हो जाएंगे। TR महालिंगम की बात करेंगे तो यह आपके जो है सो साउथ के एक अभिनेता थे। और बी कृष्णमूर्ति शास्त्रीकल कौन हो जाएंगे, तो शास्त्रीय संगीत वाचिक हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि अलीगढ़ में स्थित मुहंडम एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था, ठीक है, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मद एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था, तो स्थापित किया था आपके सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि यांगयापा, ठीक है, यांगयाप दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अगर यांगयाप दर्रा की बात करेंगे तो यांगयाप दर्रा जो हो जाएगा यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित हो जाएगा, ठीक है, यांगयाप दर्रा जो हो जाएगा यह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। तो प्रश्न से राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि मोतियों की माला नीति कौन देश लाया था। ठीक है, तो मोतियों की माला नीति जो है इसको किस देश ने लाया था, तो इसको लाया था आपका चाइना ने। ठीक है, मोतियों की माला नीति जो है सो चाइना के द्वारा लाया गया एक आपका पॉलिसी था। ठीक है, मोतियों की माला नीति किसने लाया था, तो चाइना ने लाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है। देखिए पूरे देश में जो है सो आपका फांसी का जो फंदा होता है यह आपका बक्सर जेल में बनाया जाता है। यह आपका ब्रिटिश इंडिया के टाइम से यह काम यहाँ पे बक्सर जेल में चलता आ रहा है और आज भी जो है सो यह काम आपका बिहार के बक्सर जेल में ही यह होता है। तो पूरे देश में कहीं भी फांसी दी जाएगी तो उसका जो फंदा तैयार होता है वह आपका बक्सर जेल में ही बनाया जाता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह इस क्वेश्चन के पीछे की क्वेश्चन की बात करेंगे तो थोड़ा सा चर्चित इसलिए है कि निर्भया कांड में जो अभी हाल ही में 4 आरोपियों को जो फांसी दी गई है तो उसका भी जो फंदा था आपका बक्सर जेल से ही गया था। तो शायद इससे जो है सो आपका रिलेट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट करने का प्रयास किया गया है पब्लिशर के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में आपका कौन नहीं, 4 ऑप्शन है, बताना है। पहला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यह आपका लखनऊ में है। ठीक है, यह आपका लखनऊ में है तो यह आपका जो है सो राइट आंसर सॉरी यह आपका सही होगा। दूसरा है नेशनल बॉटनिकल गार्डन्स की बात करेंगे तो नेशनल बॉटनिकल गार्डन भी आपका लखनऊ में हो जाएगा। बकरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो यह आपका मथुरा जिला में मखदूम है। ठीक है, मखदूम है तो वहाँ पे आपका बकरी अनुसंधान संस्थान है तो यह भी सही है, आपका उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट है आपका नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो देखिए नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यह आपका जो है सो हैदराबाद में हो जाएगा। ठीक है, यह कहाँ पे होगा, हैदराबाद में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 15 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है। यह प्रश्न आपका 2016 एनटीपीसी का है। ठीक है, चाइल्ड सर्जन, भारत का चाइल्ड सर्जन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, तो चाइल्ड सर्जन ऑफ इंडिया कहा जाता है अकीत प्राण जायसवाल को। ठीक है, आकृत प्राण जायसवाल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा भी गया है। भारत का बाल सर्जन किसे कहा जाता है, तो आकृत प्राण जायसवाल को। 16 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा है। देखिए शब्द टी की बात करेंगे तो शब्द टी जो है यह आपका गोल्फ के साथ। ठीक है, शब्द टी जो है यह आपका गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। देखिए भारत में कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए पहला आपका हो जाएगा बक्सी स्टेडियम। तो बक्सी स्टेडियम की बात करेंगे तो बक्सी स्टेडियम आपका श्रीनगर में है और यह आपका एक प्रकार का फुटबॉल स्टेडियम में ही है। तो यह तो आपका सही है। दूसरा है बाईचुंग स्टेडियम सिक्किम में। तो देखिए बाईचुंग स्टेडियम की बात करेंगे तो बाईचुंग स्टेडियम भी आपका सिक्किम में है, फुटबॉल स्टेडियम है, यह भी सही है। तीसरा बात करेंगे सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में हो जाएगा आपका, यह भी सही है। नेक्स्ट है आपका सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। तो देखिए सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में, यह भी सही है। लेकिन यह जो है सो आपका फुटबॉल स्टेडियम नहीं है, यह आपका क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अभी निर्माणाधीन ही है। ठीक है, और इसको मोटेरा स्टेडियम भी बोला जाता है। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम भी बोला जाता है, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद या फिर मोटेरा स्टेडियम भी इसको बोला जाता है, निर्माणाधीन है अभी। और विश्व की सबसे बड़ी स्टेडियम जो है सो इसको बनाया जा रहा है और यह आपका फुटबॉल का नहीं क्रिकेट का स्टेडियम है। तो प्रश्न से राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अगर यूनेस्को के मुख्यालय की बात करेंगे तो देखिए यूनेस्को का जो मुख्यालय हो जाएगा यह आपका स्थित है पेरिस में। ठीक है, यह आपका स्थित हो जाएगा कहाँ पे, पेरिस में। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करेंगे तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका स्थित हो जाएगा पेरिस में। एक तरह का आपका यूनाइटेड नेशन का एक विंग है जिसकी स्थापना आपका 1945 में किया गया था। और इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एडुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 66 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर जीवागो के लेखक हैं, तो डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर जीवागो के लेखक हो जाएंगे बोरिस पास्तरनाक। ठीक है, बोरिस पास्तरनाक जो है सो डॉक्टर जीवागो के लेखक हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए पहला कथन आपका कि गुजरात के कच्छ के रण वन्यजीव अभ्यारण्य वलुई और लवणीय क्षेत्र है। तो देखिए गुजरात का जो कच्छ रण क्षेत्र है, जाहिर सी बात है वह आपका जो है सो बलुई कहने का मतलब कि वहाँ का जो मिट्टी है वो थोड़ा सा बालू वाला मिट्टी है, और वहाँ पर लवणीय थोड़ा सा समुद्र किनारे है कच्छ वाला ये जो एरिया है, तो लवणीय क्षेत्र भी होना लाजमी है। तो यह आपका कथन सत्य है। दूसरा कि इस अभ्यारण्य में वन्यजीव गधे की विशाल संख्या निवास करती है। तो ठीक है, आपकी यह भी आपके कथन सही है। देखेंगे तो गुजरात में जो है सो आपका गुजरात के कच्छ के रण में जो है सो आपका जंगली गधे जो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हैं। तीसरा है कि इस अभ्यारण्य की स्थापना 1972 में की गई थी। तो यह भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका कि इस अभ्यारण्य में वनों का कटाव वन्यजीव गधे की बढ़ती संख्या का कारण है। तो देखिए यह आपका थोड़ा सा अटपटा टाइप का कथन भी है। तो इसको अगर थोड़ा सा देखेंगे सोचेंगे तो देखिए वनों के कटाव के कारण किसी भी जानवर की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो सकती, कभी भी होगी तो गिरावट ही आएगी। तो यह जो है सो आपका प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह आपका गलत कथन है। ठीक है, कि वनों की कटाव से जो है सो वन्यजीव गधे बढ़ते जा रहे हैं, यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौते पर कितने देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रीय मुक्त व्यापार पर जो हस्ताक्षर करने वाले देशों की संख्या है, तो कुल संख्या आपकी हो जाएगी 15। ठीक है, कुल 15 देशों ने जो है सो इस पर मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 15 देश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि प्रयाग को किस उपनाम से जाना जाता है? तो देखिए प्रयाग को जो है सो ईश्वर का निवास स्थान। ठीक है, प्रयाग को क्या बोलते हैं? तो ईश्वर का निवास स्थान उपनाम से जानते हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है आपका कि केरल के थत्यम नृत्य के द्वारा पुरखों, ऐतिहासिकों, विभूतियों, तेजस्वी नायक एवं धार्मिक चरित्रों की यादों का उजागर किया जाता है। ठीक है, तो यह अगर देखेंगे तो यह आपका सही है। दूसरा है कि असम राज्य के झूमरा नृत्य में उन ग्वालों की व्याख्या का वर्णन किया जाता है जिनकी पत्नियां कृष्ण के साथ रास करने चली जाती थी। तो यह भी आपका सही है। तो प्रश्न से देखेंगे तो आपका ए और दो दोनों सही हैं। ठीक है, प्रश्न से देखेंगे तो ए और दो दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ के लिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? ठीक है, क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो आइए देख लेते हैं। तो पहले बात करेंगे 15 मार्च। तो देखिए 15 मार्च को आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यह तो सुमेलित है। दूसरी बात करेंगे 21 मार्च। तो 21 मार्च को आपका विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, यह भी सुमेलित है। 22 मार्च की बात करेंगे तो 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है, यह भी सही है। 23 मई की बात करेंगे तो 23 मई को आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, यह भी आपका सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपके ए बी सी डी जिस ऑप्शन में होंगे वह सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चारों के चारों आपके सही सुमेल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन्थ कि मॉडेम से क्या तात्पर्य है? तो देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉडेम का फुल फॉर्म होता है आपका मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर का एक टर्म है मॉडेम, जो कि आपका इंटरनेट या फिर किसी भी दूसरे सर्वर से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो देखिए शिशु लिंगानुपात की बात हो रही है, तो शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वह आपका 2011 की जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात छत्तीसगढ़ में है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो देखिए क्रिकेट का जो प्रथम विश्व कप है वह आपका 1975 में आयोजित किया गया था, और किस देश में? तो यह आपका इंग्लैंड में आयोजित किया गया था।
ठीक है। पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ गया था। और देखेंगे तो पहले विश्व कप के विजेता देश हो जाएंगे आपके वेस्ट इंडीज़। ठीक है, वेस्ट इंडीज इसके विजेता हो जाएंगे। ठीक है, वेस्ट इंडीज इसके विजेता हो जाएंगे। पहले दो विश्व कप 1975 और 1979। ठीक है, 1975 1979 दोनों विश्व कप के विजेता देश आपके हो जाएंगे वेस्ट इंडीज। और फिर तीसरा विश्व कप जो 1983 का था उसमें जो भारत ने जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ अवस्थित है। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक्स केंद्र जो है यह आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, हैदराबाद इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो 10th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि मेड इन चाइना भारतीय पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए मेड इन चाइना, ठीक है, मेड इन चाइना जो भारतीय पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे परिंदा जोशी। ठीक है, इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो इसके लेखक हो जाएंगे परिंदा जोशी। मेड इन चाइना जो कि एक भारतीय पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे परिंदा जोशी। तो 11th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए मलेरिया की बात करेंगे तो मलेरिया में आपका प्लीहा जो है यह प्रभावित होता है। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया जो है सो आपका मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लीहा जो है सो मलेरिया में प्रभावित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि स्कॉर्पियन श्रेणी में कितने पनडुब्बी का निर्माण भारत में होगा। तो देखिए स्कॉर्पियन श्रेणी के कितने पनडुब्बी का निर्माण भारत में होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की कुल 6 पनडुब्बियों का निर्माण भारत में होगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट है 14 कि ध्रुपद गायक से संबंधित हैं। तो कुछ ऑप्शन है, बताना है कि कौन से इनमें से ध्रुपद गायक हैं। तो देखिए अल्लाह बंदे खां की बात करेंगे तो यह आपके ध्रुपद गायक हैं। पंडित चंदन चौबे की बात करेंगे यह भी ध्रुपद गायक हैं। फिर पंडित सियाराम तिवारी की बात करेंगे तो यह भी आपके ध्रुपद गायक हैं। तो ऑप्शन से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 14th के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। आपके ऊपर निम्नलिखित तीनों ऑप्शन जो है सो व्यक्ति जो है ध्रुपद गायक हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जोग और गरसोप्स जलप्रपात किस नदी पर है। तो देखिए जोग और गरसोप्स की बात करेंगे तो जोग और गरसोप्स जलप्रपात जो है यह आपका सारावती नदी पे है। ठीक है, किस नदी पे है, सारावती नदी पे। और कहाँ पे हो जाएगा, तो यह आपका कर्नाटक में। ठीक है, यह जो है सो आपका कहाँ पे हो जाएगा, यह आपका कर्नाटक में आपका हो जाएगा। ठीक है, जोग और गरसोप्स जलप्रपात कहाँ पे हो जाएगा, सारावती नदी पे कर्नाटक में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है माउस। तो माउस की बात करेंगे तो माउस आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है। कीबोर्ड भी पेरिफेरल डिवाइस है। प्रिंटर की बात करेंगे तो यह भी आपका एक पेरिफेरल डिवाइस है। हार्ड ड्राइव की बात करेंगे तो हार्ड ड्राइव आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं। देखिए पेरिफेरल डिवाइस मुख्यतः इनपुट आउटपुट को मिला देंगे तो एक पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। पेरिफेरल डिवाइस उसको बोलते हैं जिसके बिना कंप्यूटर जो है सो आपका वर्क नहीं कर सकता है। साथ ही कंप्यूटर का कह सकते हैं कि एज अ फ्रेंड हो, या फिर आपका को कंप्यूटर जिसको बोलते हैं जो कि उसके मेन पार्ट्स हैं, तो उसको पेरिफेरल डिवाइस बोले जाते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। साथ ही अगर हार्ड ड्राइव की बात करेंगे तो हार्ड ड्राइव जो है यह आपका एक तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि आपके कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस सीपीयू में यूज़ होता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एक्सटर्नल भी हार्ड ड्राइव को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कि विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए विश्व विरासत दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, तो यह आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। तो प्रश्न से देखेंगे तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। साथ ही अगर 8 मार्च की बात करेंगे तो 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और एनटीपीसी 2016 में भी आपका प्रश्न पूछा गया था। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है यह आपका लागू किया गया था 2005 में। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन कब लागू किया गया था, तो यह आपका 2005 में आरटीआई लागू किया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं। ठीक है, तो कौन से वंश के हो जाएंगे, तो जिग्मे खेसरे न्यामगल।
ठीक है। वांगचुंग वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपत्य सम्राट हैं? तो क्या नाम हो जाएगा उनका? तो भूटान के राजा का तो जिग्मे खेसर न्यामगल। ठीक है, जिग्मे खेसर न्यामगल इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि डैश को बैंकों का बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो किनको नियुक्त किया गया? तो डैश को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए नियुक्त किया गया आपके भानु प्रताप शर्मा को। ठीक है, भानु प्रताप शर्मा को बैंकों के बोर्ड ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 66 कंप्लीट होता है और हम लोग इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 67 को आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने शिक्षाविद आयुष को, परिवार को बढ़ाना है आप सबों को, और साथ में आप सबों की तरफ से मोटिवेशन हमें भी लगातार मिलते रहना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 67 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक में कितने जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में जो है सो आपके कुल 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में कुल 4 जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? देखते हैं पहला कथन आपके कि रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी लेखक और कवि थे। तो पीछे भी यह प्रश्न आया था कि इनको 1907 में, रुडयार्ड किपलिंग को आपका 1907 में 1907 में जो है सो आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ दिया गया था साहित्य का। ठीक है, तो जो कि आपके अंग्रेजी लेखक और कवि थे, क्या नाम था? रुडयार्ड किपलिंग। दूसरा है कि 30 दिसंबर 1865 को इनका जन्म भारत में हुआ था। तो मैंने पीछे भी बताया था कि ब्रिटिश इंडिया में इनका जन्म भी हुआ था, मूल रूप से अंग्रेज थे, लेकिन जो है सो आपका जन्म जो है सो भारत में ही हुआ था। तो 30 दिसंबर 1865 को जन्म भारत में हुआ। दूसरा है कि वर्ष 1907 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी कथन जो है सो आपका सही है। तो प्रश्न से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों कथन सही हैं। क्या है पहला कथन? कि रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेजी लेखक और कवि थे। 30 दिसंबर 1865 को उनका जन्म भारत में हुआ और वर्ष 1907 में उन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लेकिन आसानी से हम लोग इसको करेंगे। देखिए वाटर पोलो की जब बात आ जाएगी तो वाटर पोलो में 7। ठीक है, वाटर पोलो की बात करेंगे तो वाटर पोलो में 7 और पोलो में 4। ठीक है, पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। देखिए इसको आसानी से कैसे याद कर लेंगे? तो अगर वाटर पोलो की बात करेंगे तो वाटर, ठीक है, वाटर और पोलो, और एक हो जाएगा पोलो। तो देखिए वाटर पोलो में ज़्यादा शब्द है, बड़ा भी है, तो यहाँ ज़्यादा नंबर हो जाएंगे। सिर्फ पोलो छोटा है तो यहाँ पे छोटा नंबर हो जाएगा। तो वाटर पोलो में कुल खिलाड़ियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कुल 7 और पोलो के खेल में कुल 4। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ कि विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो देखिए विश्व के साझी विरासत की बात करें तो विश्व के साझी विरासत के अंतर्गत जो है आपके बाहरी अंतरिक्ष की बात करेंगे तो यह क्षेत्र भी आता है। अंटार्कटिका का क्षेत्र हो या समुद्री सतह, तीनों के तीनों आपके विश्व के साझी विरासत स्थल में आते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी जो है सो सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ की निम्नलिखित में से कौन सा देश फ्लॉकन वायु वाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली बनाता है? तो कौन सा देश हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। ठीक है, इजराइल के द्वारा क्या बनाया जाता है? तो फ्लॉकन वायु वाहित चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली, जिसको अवैकस भी बोलते हैं। ठीक है, अवैकस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि शंभू महाराज संबंधित है। तो देखिए शंभू महाराज जो संबंधित हो जाएंगे वह आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, शंभू महाराज जो है सो आपके शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना का सबसे पुराना विमान वाहक कौन है? तो देखिए भारतीय नौसेना का सबसे पुराना विमान वाहक जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा आईएनएस विक्रांत। ठीक है, और आईएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन नेवी शिप। ठीक है, आईएनएस का पीछे फुल फॉर्म बताया था मैंने, आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवी शिप। तो कौन सा हो जाएगा विमान वाहक सबसे पुराना आपका जहाज? तो उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि परजनी, ठीक है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? ठीक है, तो परजीनी
परजीवी फसल स्वर्ण चावल जो है यह आपका तैयार किया गया है विटामिन ए की प्रचुरता के लिए, ठीक है, विटामिन ए की प्रचुरता के लिए। और विटामिन ए की बात करेंगे तो इसका आपका इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंखों से संबंधित बीमारी जैसे रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह जो होता है वो आपका विटामिन ए की कमी से होता है। साथ ही विटामिन ए को जो है सो आपका क्या बोला जाता है, विटामिन ए की अगर बात करेंगे केमिकल नेम की तो विटामिन ए को जो है सो बोला जाता है आपका रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। और विटामिन ए में बात करेंगे मुख्य खाद्य पदार्थ, तो गाजर जो है सो मुख्य खाद्य पदार्थ हो सकता है विटामिन ए के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो देखिए सिंधु दर्शन उत्सव जो है यह आपका आयोजित किया जाता है लेह लद्दाख में, ठीक है, कहाँ पे, लेह लद्दाख में। तो 9 से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, लेह लद्दाख में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत पर किया था। तो देखिए ऑटो बम हॉर्न ने किस चीज़ का आपका इन्वेंशन किया था, तो एटम बम का, ठीक है, एटम बम का, एटम बम का। और किस सिद्धांत पर जो है सो, किस सिद्धांत के आधार पर खोज किया था, तो सबको पता होगा कि ऑटो हॉर्न ने जो है सो नाभिकीय विखंडन के आधार पे, ठीक है। तो अणु बम किस आधार पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन पे। और अगर नाभिकीय संलयन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन बम हो या फिर सूर्य वगैरह जो भी है वो आपके नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि उस्ताद शाहिद अली संबंधित हैं। तो देखिए उस्ताद शाहिद अली जो हो जाएंगे वह आपकी रुद्र वीणा से संबंधित हो जाएंगे। उस्ताद सादिक अली जो है सो रुद्र वीणा से संबंधित हो जाएंगे। तो 11th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। तो कौन सा हो जाएगा, तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो हो जाएगा वह आपका अप्सरा हो जाएगा। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो भी आपके देश में प्रथम, लंबा, छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा जो भी हो उसको जरूर देखिएगा। साथ में विश्व के भी इसी चीज़ को आप लोग जरूर देखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ही जाएगा यहाँ से। आपका लूसेंट के पीछे में जो विविध वाला टॉपिक है उसको अच्छे से करिएगा, तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लूसेंट का पीछे का जो विविध का टॉपिक है तो उसको आप लोग कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि उस टॉपिक को हमारे द्वारा करवाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपनी इच्छा जाहिर कीजिएगा, फिर जो है सो अगर उसको भी आपका कंटिन्यू किया जाएगा लूसेंट के विविध को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पे खेला जाता है। देखिए यह आपका जो है सो दूसरा या तीसरा बार यह प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा खेल आपका ग्रैंड स्लैम है जो कि घास के मैदान पे खेला जाता है। तो चारों के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बात करेंगे आपका यूएस ओपन, ठीक है, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो देखिए यूएस ओपन हो या ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर से यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। और अगर घास की बात करेंगे तो घास पे आपका विमल्डन खेला जाता है। विमल्डन कहाँ पे, घास के कोर्ट पे आपका विमल्डन खेलते हैं। और फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो फ्रेंच ओपन जो है सो आपका क्ले कोर्ट पे, ठीक है, क्ले कोर्ट पे आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो प्रश्न से पूछा जाएगा तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घास के कोर्ट पे कौन सा ग्रैंड स्लैम, तो वह आपका विमल्डन। और साथ ही देख लीजिए यूएस और ऑस्ट्रेलियाई ओपन दोनों आपके हार्ड कोर्ट पे और फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका 8 मार्च को, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को आपका प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। साथ ही 28 फरवरी की बात करेंगे तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, सबों को पता ही होगा। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो एंजल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हो जाएगा एंजल फॉल्स हो जाएगा। और यह कहाँ पे है, तो यह आपका वेनेजुएला में है, ठीक है। किस देश में हो जाएगी, तो दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में, ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में हो जाएगी। साथ ही वेनेजुएला का अगर कैपिटल की बात करेंगे तो इसका कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल हो जाएगा काराकस, ठीक है। वेनेजुएला का कैपिटल हो जाएगा काराकस।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16 कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो है इसकी स्थापना की गई थी आपकी 1975 में। 1975 से एक टर्म और याद रखिएगा, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की भी स्थापना 1975 में है। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, दोनों की स्थापना वर्ष 1975 में, पहला विश्व कप भी आपका 1975 में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 1979 में भी देखिएगा, तो जैसे मदर टेरेसा को आपको दिया गया था नोबेल प्राइज़, 1965 से आपका जो है सो शुरुआत किया गया था आपका साहित्य पुरस्कार का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है यह आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस जो है तो वह आपका कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 की स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो देखिए स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो हो जाएंगी वह हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ठीक है, सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी इंदिरा गांधी। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी तो वह हो जाएंगी डॉक्टर एनी बेसेंट, जो कि स्वतंत्रता पूर्व थी। ठीक है, डॉक्टर एनी बेसेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्स। ठीक है, कौन कौन सा उपनाम है, तो पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्स ये सभी किसे संदर्भित करते हैं। तो देखिए ये सभी जो है सो चीन की महान दीवार को संदर्भित करते हैं और यह आपका एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, क्या क्या नाम आपका दिए उपनाम, तो पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्स जो है सो चीन की महान दीवार को संदर्भित करता है। साथ ही देखेंगे तो चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था, तो किंग शी हुआंग ने। ठीक है, किंग शी हुआंग ने जो है सो इसका निर्माण करवाया था। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम मतलब जीपीएस के संबंध में सत्य नहीं है। तो सबसे पहले जीपीएस देख लीजिए, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस के संबंध में सत्य नहीं है। पहला क्या है कि यह एक अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली होती है, तो यह तो आपका सही है। दूसरा, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है। तो देखिए प्रश्न से आपका राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रवात की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। ठीक है, जीपीएस के बारे में यह गलत है, चक्रवात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। बाकी देख लेते हैं। आगे है कि इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, गूगल मैपिंग से भी इसका यूज़ करते हैं, यह भी सही है। तीसरा आपका कि यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह भी जो है सो आपका सही है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 20 के लिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यह चक्रवात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से आपका दोस्तों आज का भी वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 63 से प्रैक्टिस सेट नंबर 67 के सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिना स्किप किए आप लोगों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखा होगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद।